नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के सारे शिफ्टों के एग्जाम हो चुके हैं और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं। लगभग 51 प्लस क्वेश्चन है, सारे के सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन जाएँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तीनों शिफ्टों में एनालिसिस। जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का पूछा था दोस्तों कि ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने सिल्वर पदक जीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। आपको बता दें किसने जीता है, तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता है और रवि कुमार दहिया हैं जो कि पहलवान हैं, इन्होंने जीता है। दोस्तों बात करें ओलंपिक 2021 की तो भारत ने उसमें 7 पदक जीते थे। आप उसे कैसे याद सकते हैं, 1 2 का 4 यानी 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रांज था। आगे भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आपको बता दें जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। दोस्तों नदियों से एक क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आपको बता दें जो यह नर्मदा नदी है इसकी धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसके कारण जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है और इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है और यह सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा था सेकेंड शिफ्ट में ओलंपिक से, तो इसका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रोअर। जो सुमित अंतिल हैं वो टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने पुरुषों की F64 वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता था और सुमित ने कुल 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। और यह सुमित अंतिल का ये जो थ्रो था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 26 जनवरी 2020 को मनाए जाने वाले भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था, तो थे जायर बोल्सनारो। आपको बता दें 2020 का भी करंट अफेयर पूछ रहा है, तो जायर बोल्सनारो जो हैं वो 26 जनवरी 2020 में भारत के मुख्य अतिथि थे। बात करें दोस्तों 2021 और 22 की, तो 2021 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो यह योजना है स्माइल। आपको बता दें स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रोकथाम और निरोध किस अनुच्छेद में है। देखिए अनुच्छेद से डायरेक्ट न पूछ के उसके बारे में दिया था और पूछा था कि यह रोकथाम और निरोध किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। और निरोध जो कि है ये 2 प्रकार के होते हैं, दंडात्मक और निवारक। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये शास्त्रीय भाषा का, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में आ रहा है। आगे आने वाले बच्चों से मेरे यही रिक्वेस्ट है कि वो शास्त्रीय भाषा को एक बार गहन अध्ययन कर ले, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और बात करें दोस्तों इसके बाद जो 2005 में संस्कृत को और वर्ष 2008 में कन्नड़ तथा तेलुगु को क्लासिकल भाषा यानी शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा था कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती हैं और यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती हैं, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो यह 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी डेली हर शिफ्ट में बोला जाए तो 1 से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो पंचायती राज है तो यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा है। इसमें बता दें कि इसका जो उद्देश्य था पंचायती राज का, यह था कि देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायत
पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू भी करेंगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो संयोजकता है उसमें ग्रुप में नीचे से आने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समान रहती हैं। आपको बता दें जो आवर्त सारणी होता है उसमें एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता समान रहती है और किसी विशेष समूह में सभी तत्वों का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। हालांकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते समय संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन था आज का दोस्तों कि भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला था, तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। आपको बता दें जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है पश्चिम बंगाल में, वो भारत में एक सार्वजनिक मेडिकल स्कूल और अस्पताल है और ब्रिटिश राज के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 28 जनवरी 1835 को बंगाल के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने एक योजना लॉन्च की है, तो इसे सिडबी ने लॉन्च किया है। बता दें कि सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में मछली के स्केल से आभूषण और शोपीस बनाएंगे और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी 50 महिलाओं को सीधे राजस्व अर्जित करने का लाभ देगा और बाद में वे सभी अन्य महिलाओं को ज्ञान का प्रसार करने के लिए भी एक प्रशिक्षण के रूप में कार्य करेगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होकर लवण और जल बनता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें कि जब अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा संबंधित लवण और जल बनता है और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 17वें ग्रुप में आने वाला क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता होती है 1। इसके अगला क्वेश्चन पूछा था कि C के पावर 4 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, तो देखिए C में 6 प्रोटॉन की बात करें तो 6 होते हैं और इसमें दिया है कि 4 माइनस, तो आपको बता दें कि 6 में अगर +4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस दिया है तो प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है 4। अगर प्लस दिया होता यहाँ पे तो यह माइनस हो जाता। तो इसमें पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बारी दोआब क्षेत्र किन किन नदियों के बीच में है, तो आपको बता दें रावी नदी और ब्यास नदी। बता दें कि जो दोआब होता है वो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं और यह 2 और आब यानी पानी शब्दों के जोड़ से बना है। बात करें दोस्तों कि उत्तर भारत में किसी नदी के नाम से केवल दोआब कहा जाता है तो यह गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है और सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे सिंध सागर दोआब कहलाता है। इसी तरह का झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है और चेनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो भी रेचना दोआब कहलाता है और रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो बारी दोआब कहलाता है और ब्यास नदी और सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है वो बिस्त दोआब कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो यह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा लगाने से दर्द और खुजली और सूजन में राहत हो जाती है। इसके अलावा सिरके के इस्तेमाल से भी जहर का असर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अगर लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो ऑप्शन में देखिए दिया था 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आपको बता दें कि पीएच मान को एक घोल में हाइड्रोजन आयन के संकेंद्रण के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। पीएच मान जो कि 0 से 14 तक होता है और यदि किसी घोल का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे अम्लीय कहा जाता है। यह अम्लीय घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है और अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो इसे क्षारीय कहा जाता है और एक क्षारीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना किससे की जाती है, तो आपको बता दें कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी गणना जीडीपी से की जाती है, यानी जो देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के
कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। और यह किसी देश को घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का भी पता चलता है। इकोनॉमिक्स से भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है। तो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो है 3। आपको बता दें कि एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 है और ऑक्साइड -2 है, इसलिए जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रही है। आपको बता दें कि वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया जा रहा है तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली जो ओजोन परत है उसको नष्ट कर रही है और ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो निजता का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, पेड़ अगर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर पेड़ ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो पेड़ मुरझा जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पानी और खनिज पौधों में जड़ से पेड़ों के सारे भाग में किस प्रक्रिया से जाती है। तो यह परिवहन के द्वारा जाती है। आपको बता दें कि जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं और पौधों से विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की क्रिया होती है और इस वाष्पन की प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर हमको ऑप्शन नहीं मिल पाया है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि असम का लोक नृत्य कौन सा है। तो आप सभी को पता है जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति कौन है। देखिए यह अगस्त का लेटेस्ट अगस्त का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान के, ये राज्यसभा के सभापति हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जुम्मे की नमाज किस दिन होता है, किस वार को होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान की अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता देता हूँ जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं और अनुच्छेद 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी आधिकारिक भाषा है और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जो कि अनुसूची भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। और 22 भाषाओं की बात करें दोस्तों तो उसमें देख लीजिए सारे के सारे हैं असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, सारे के सारे 22 भाषाएं अनुसूची 8वीं में हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए कितनी उम्र सीमा है। तो इसका उम्र सीमा 18 है। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके तहत न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं और इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है यानी परिपक्वता वो 55 साल है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है। तो इसके कोच हैं रमेश पवार। आपको आगे पूछ सकता है कि पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन है। तो इसके आपको पता होगा कि राहुल द्रविड़ जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं वो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सड़क के किनारे रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितने किलोमीटर कॉरिडोर बनाया गया है। तो ये गंगा एक्सप्रेस जो योजना थी केंद्र सरकार की उसके तहत 5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें रासायनिक खेती यानी जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उसको 5 किलोमीटर का दायरा जैविक खेती के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा परम गंगा। आपको बता दें कि जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक है इसने राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत आईआईटी रुड़की में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है और इस सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता जो है 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लसिका का क्या कार्य है। तो लसिका का जो कार्य है वो पाचित तथा अवशोषित वसा को क्षुद्रांत से रक्त में ले जाता है। लसिका के बारे में देखिए यहाँ मैंने पॉइंट्स दे दिया है दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा कि लसिका रंगहीन ऊतक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्वाभाव होता है, इसमें उत्सर्जी पदार्थ
अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक होती है और इसमें लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन था कि समूह 17 की संयोजकता कितनी है, तो इसकी संयोजकता 7 है। समूह 17 के तत्व 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस समूह का बाहरी जो विन्यास है NS2P5 है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इस 2022 का ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो यह बेंगलोर में हुआ है, जो कि 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2000 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया है और यह इन खेलों का दूसरा संस्करण है। अगर दोस्तों आगे आपसे पूछा था इससे पहले कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर आपको पता है हरियाणा हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है और जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के तहत, और 153 अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और अनुच्छेद 156 गवर्नर के पद की व्याख्या करता है और यह राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति की खुशी के दौरान राज्यपाल पद पर बने रहेंगे और राज्यपाल पद के व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 भाग 3 तक। जो अनुच्छेद 12 है वह राज्य शब्द को परिभाषित करता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अथवा मौलिक अधिकारों में किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द में सरकार और भारत की संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से होकर बहती है, तो यह राजस्थान से होकर बहती है। इसकी मेन फीडर जो है वो 240 किलोमीटर लंबी है जिसका सिर्फ 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में और 170 किलोमीटर हिस्सा पंजाब और हरियाणा में है और यह नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है और इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन जो कि एंजाइम लार में पाया जाता है और लार जिसे हम राल, थूक, ड्रल अथवा स्लोबर नाम से भी निर्दिष्ट करते हैं, अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है। लार जो कि मौखिक द्रव का एक घटक है और लार उत्पादन और स्त्राव 3 में से एक लार ग्रंथियों में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा के घटना के कारण। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था परंतु 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुई जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे और इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो कि नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नदी तंत्र जम्मू एवं कश्मीर से होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र। जो सिंधु नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यह पाकिस्तान, भारत में लद्दाख और चीन में पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा माना जाता है और इस नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 3610 किलोमीटर है और यहाँ से इस नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में। जो मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है और भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ और 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। अगला, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है,
तो यह है गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री हिमानी है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालय की एक हिमानी है। बात करें सबसे बड़े की दोस्तों तो सियाचिन भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है और यह 78 किमी लंबा है और नुब्रा नदी का स्रोत है जो ट्रांस हिमालय में लेह के पास नुब्रा घाटी को पानी देता है और यह दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अग्निशामक में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है, तो CO2 गैस। आपको बता दें कि अग्निशामक क्या होता है, तो आग लगने से बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और अग्निशमन यंत्र एक आग से बचाव का एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को या तो बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदू धर्म के तहत सृष्टि के सृजनकर्ता किसे माना गया है, तो इसे ब्रह्मा जी को माना गया है। तो दोस्तों ये थी 30 अगस्त यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे के सारे रियल क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम लगातार इसी तरीके से ग्रुप डी की आने वाली शिफ्टों की परीक्षा के एनालिसिस कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।